स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि सुपर नोड क्या होता है और सुपर मेश क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नोड क्या होता है, इसेंशियल नोड बोले या तो जंक्शन क्या होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में आप लोग देखिए कितना नोड है। तो इस नोड क्या होता है, वैसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो। तो देखिए, ये एक वन नोड है। वन नोड पे देखिएगा कि यहाँ पे दो सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट है, एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और एक 5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये एक नोड हो गया। फिर यहाँ पे 2 नंबर नोड मान लीजिए, यहाँ पर एक नोड है जहाँ पे 5 ओम और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये भी एक नोड हो गया और एक ये नोड हो गया। यहाँ पर भी देखिए एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और एक 20 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट है और एक ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मतलब कि ये जो आपको देखने में किसी भी सर्किट डायग्राम में कम से कम एक रेफरेंस नोड मान करके चलना पड़ता है। तो हमने नोड 4 को रेफरेंस नोड माना और रेफरेंस नोड ग्राउंडेड होता है, ठीक है, और इसको ग्राउंड भी किया हुआ है, ये ग्राउंड का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ग्राउंड होता है बाबू, उसको बोलते हैं रेफरेंस नोड, ठीक है। तो एक रेफरेंस नोड मानना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे नोड 4 को हम लोग मान लिए हैं रेफरेंस नोड, और नोड 1, 2, 3 ये सब क्या है, नन रेफरेंस नोड है। तो सुपर नोड कब होता है? सुपर नोड किसको बोलते हैं? जब दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, तो उसी नोड को हम लोग बोलते हैं सुपर नोड। जैसे कि यहाँ पे नोड 2 और नोड 3 क्या है, सुपर नोड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सुपर नोड, ठीक है। तो सुपर नोड का फॉर्मेशन कब हुआ? जब लिख सकते हैं हम लोग, ए सुपर नोड इज फॉर्म्ड when डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, कोई भी सोर्स होना चाहिए, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, when डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन two nodes, connected between two नन रेफरेंस नोड। क्या होगा, नन रेफरेंस नोड। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेफरेंस नोड तो केवल 4 है, एक ही रेफरेंस नोड मानते हैं। तो यहाँ पे नन रेफरेंस नोड कौन कौन हो गया, 1, 2, 3 ये सब क्या है, नन रेफरेंस नोड है। तो नन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स आ गया तो वहीं पे हो जाता है सुपर नोड। तो वही लिखे हैं, सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नन रेफरेंस नोड, ठीक है। एंड एनी पैरेलल पाथ, और ये जो नोड हुआ सुपर नोड, और इसके बीच में कोई पैरेलल पाथ जरूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये दोनों सुपर नोड है, तो इसके क्रॉस एक पैरेलल पाथ देखिए, ये भी चला है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन एक और लिख लेते हैं, एंड एनी एलिमेंट्स connected in parallel with it, और कोई एलिमेंट्स अगर इसके पैरेलल में भी कनेक्ट है तो उस केस में भी क्या होगा, ये सुपर नोड होगा, ठीक है। अब जैसे कि इस पे कुछ क्वेश्चन आता है, तो कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर हम चाहें कि नोड का वोल्टेज निकालना, क्या निकालना, नोड का वोल्टेज निकालना V1, V2 और V3 का, ठीक है। नोड का वोल्टेज निकालना ये V1 और V2 और V3 का। आप लोग गलती क्या करिएगा कि V2 का वोल्टेज बोल दीजिएगा 10 वोल्ट,
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि V2 और V3 मतलब ये दो नॉन डिफरेंस नोड है, दोनों के बीच का वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट। ठीक है, दोनों का बीच का वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो V2 और V3 में किसी का वोल्टेज नहीं है 10 वोल्ट, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का केस बनता है तो उसको हम लोग सुपर नोड कहते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अब देखिए, और वैसा भी केस होगा जैसे कि ये देखिए कौन सा है, ये है आपका नॉन डिफरेंस नोड और एक डिफरेंस नोड। तो नॉन डिफरेंस और डिफरेंस नोड के बीच में जो वोल्टेज सोर्स होता है तो वो नोड वोल्टेज ही हो जाता है। देखिए जैसे कि अगर बोलेंगे कि वोल्टेज 1 का मतलब कि जो नोड 1 का वोल्टेज कितना है, तो बोल दीजिएगा 5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिफरेंस और डिफरेंस नोड के बीच का वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पे नॉन डिफरेंस नोड का वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच का कोई और एलिमेंट्स नहीं कनेक्ट है। तो अगर हम बोलें तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप सर्किट से बोल दीजिएगा कि V1 बराबर कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है। ठीक है, V2 कैसे निकालेंगे और V3 कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम लोग इस केस में क्या करेंगे, V1 तो हम लोग बोल दिए। इस केस में अगर इस सर्किट को अगर सोल्व करेंगे हम तो इसमें दो केस हुआ, एक में तो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट रहेगा एक रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में। ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन दूसरा केस क्या है कि ये वोल्टेज सोर्स है दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में। ठीक है, तो केस 1 में से तो क्लियर हो गया। केस 1 में क्या क्लियर हुआ कि ये जो वोल्टेज सोर्स है नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के बीच का डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये V1 बराबर 5 वोल्ट डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन यहां पर देखिए केस 2 में क्या है कि केस 2 में यहाँ पे नॉन डिफरेंस जो आपका सुपर नोड का केस बन रहा है वहां पर कैसे लगाएंगे हम लोग, तो देखिए वहां पे कैसे लिखेंगे, मतलब लिख देते हैं व्हेन a voltage source is connected between two non-reference node, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग देखिए यहां पे KCL लगाएंगे और KVL भी लगाएंगे। ठीक है, जहां सुपर नोड का केस आता है वहां पे हम लोग दोनों लगा सकते हैं, KCL भी और KVL भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं KCL लगाते हैं। मान लिया जाए इधर से करंट I1 जा रही है, कितना करंट इधर से I1, इधर मान लेते हैं I2 और इधर फ्लो हो रही है करंट मान लेते हैं हम लोग I3। ठीक है, तो अगर नोड 2 पे हम लोग क्या लगाते हैं, KCL लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं बाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे हम लोग क्या KCL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इनपुट करंट कितना I1, तो I1 इजकल टू आउट गोइंग करंट कौन कौन है I2 प्लस I3, क्या हो जाएगा I2 प्लस ऑफ I3। तो I1 इजकल टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो I1 इजकल टू I1 कितना हो गया आपका, I1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 5 वोल्ट है। 5 मतलब कि आप लोग जानते होंगे करंट का कहाँ किधर से किधर फ्लो करता है, करंट कभी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हाई पोटेंशियल कौन है, 5 वोल्ट है। तो क्या लिखेंगे, I1 का वैल्यू 5 मतलब कि हाई पोटेंशियल माइनस ऑफ लोअर पोटेंशियल कौन हो गया V2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना V2 माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि रेफरेंस नोड का वोल्टेज कितना होता है बाबू, रेफरेंस नोड का वोल्टेज हम लोग 0 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड किया हुआ रहता है। तो क्या हो जाएगा V2 माइनस ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे का पोटेंशियल ज्यादा है तभी तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, फिर प्लस I3। अब बोलिए यहाँ पे I3 कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरफ आ रहा है I3। ठीक है, I3 जब इस तरफ आ रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना V3, तो क्या हो जाएगा V3, यहाँ का पोटेंशियल देखेंगे V3
माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 20। यही बस यहीं पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ का पोटेंशियल हम लोग लिए V3 का I3 निकालने में, ठीक है, ना कि कभी कभी कोई गलती कर देते हैं V2 माइनस V3 कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सुपर नोड का केस बन रहा है इसीलिए, ठीक है, ये क्या बन रहा है, सुपर नोड का केस बन रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो गया 2v2 प्लस ऑफ v3, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस ऑफ, मतलब कि हो जाएगा 5 माइनस ऑफ v2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2v2 प्लस ऑफ v3 डिवाइडेड बाई 20 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले 4 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देते हैं, तो बचा कितना, इधर कितना बचा 5 माइनस ऑफ v2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2v2 प्लस ऑफ v3 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर हम लोग सही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 माइनस ऑफ 4v2 इज इक्वल टू 2v2 प्लस ऑफ v3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, मतलब 6v2 माइनस ऑफ v3, 6v2 माइनस ऑफ v3 प्लस ऑफ v3 होगा बाबू इज इक्वल टू 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2v2, ये 4 को उधर लेके चले जाइए, 6v2 और ये प्लस v3 इज इक्वल टू 20, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप लोग। ठीक है, जब इसको इक्वेशन 1 माने हैं, इसको इक्वेशन 1 माने हैं, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग केवीएल लगाएंगे। किसमें केवीएल लगाएंगे, अब हम लोग केवीएल लगाएंगे, हाँ ये दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि केवीएल लगाते हैं, किसमें, इसमें हम लोग केवीएल लगाते हैं। तो जब केवीएल लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, इसमें जब हम लोग केवीएल लगाते हैं तो लिखिए अप्लाई केवीएल। जब केवीएल लगाते हैं इसमें तो यहाँ पे लिखिए क्या होगा, प्लस टू माइनस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप मीन्स -10 माइनस ऑफ ये रेसिस्टेंस है तो I3 इंटू 20, I3 इंटू 20 मीन्स 20I3। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये कौन सा करंट फ्लो हो रही है, I1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10I2, ये I2 आ रहा है ना इधर से अगर I2 आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ, यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस माइनस अगर उधर से लेंगे I2 तो ये क्या ले लेंगे प्लस में, क्योंकि जब माइनस से प्लस चलेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज को राइज होता है, तो 10 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या करंट के फॉर्म में लिखने से बेहतर है कि हम लोग वोल्टेज के ही फॉर्म में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो V2 है, नोड 2 पे जो वोल्टेज है, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, V2 लिख लेते हैं। ठीक है, जब ये V2 लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहीं से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो माइनस से प्लस वोल्टेज राइज V2, फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस से माइनस मीन्स वोल्टेज ड्रॉप होगा -10, फिर यहाँ पर देखिए इधर ड्रॉप है तो इसका मतलब प्लस माइनस, ये क्या V3 है, क्या लिखाएगा माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V2 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो V2 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू क्या हो गया 10। इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 में कितना है
6v2 प्लस ऑफ v3 इक्वल टू 20 और v2 और इक्वेशन 2 में कितना है, क्या लिखिएगा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 में कितना, v2 माइनस v3 इक्वल टू 10, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कैंसिल करने के लिए, तो 6v2 माइनस ऑफ 6v3 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 7v3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40, तो v3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 40/7 वोल्ट, v3 इक्वल टू माइनस 40/7 वोल्ट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, v3 का वैल्यू ये हो गया माइनस 5.714 वोल्ट। ठीक है, तो v3 का वैल्यू आ गया, तो अब v3 का वैल्यू v2 में पुट कर देंगे, तो v2 कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो v2 आ जाएगा 10 प्लस ऑफ v3, तो v3 का वैल्यू है माइनस 5.714, तो ये आ जाएगा आपका 4.2857 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद v1 अगर निकालना चाहते हैं तो v1 निकल जाएगा आराम से, v1 कितना हो जाएगा, v1 बराबर तो 5 वोल्ट है ही दिया हुआ, वो तो सबसे पहले ही निकाल दिए थे, तो v1 का वोल्ट, सारा नोड का वोल्टेज मुझे मालूम चल गया। तो जब सुपर नोड का केस आता है तो हम लोग दोनों यूज करते हैं, KCL भी और KVL भी, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड तो हो गया, अब देखते हैं सुपर मेश। ठीक है, सुपर मेश का कंडीशन क्या है, देखिए सुपर मेश में कंडीशन क्या होता है, सुपर मेश में कंडीशन ये रहता है कि एक कॉमन करंट सोर्स आ जाता है, मतलब दो मेश के बीच में अगर एक कॉमन करंट सोर्स आ गया तो क्या हो जाता है, सुपर मेश का फॉर्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक लूप है, ये एक मेश है, एक मेश ये है, एक मेश आप ये है, तो ये जो 3 मेश है, ये तीनों मेश में से बताइए कहीं पे कॉमन कोई करंट सोर्स है, तो बोलिएगा ये सर, अगर ये मेश 1 माने हैं, ये मेश 2 माने हैं और ये मेश 3 माने हैं, तो मेश 1 और 3 में एक कॉमन करंट सोर्स है। तो जब कॉमन करंट सोर्स आ गया तो जो ये मेश बनेगा मेरा इस तरह का, जो हम डॉट 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 लाइन दिखा रहे हैं, तो कॉमन करंट सोर्स के कारण ये इस तरह का जो मेश बनेगा बाबू, उसी को बोलते हैं हम लोग सुपर मेश। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर मेश। देखिए ये जो रेड कलर से जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये फॉर्मेशन हो गया सुपर मेश का। तो सुपर मेश का फॉर्मेशन कब हुआ, जब दो मेश के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स आ गया। यहाँ पे कॉमन करंट सोर्स 3 एम्पियर का है ना, इसीलिए ये दोनों, ये क्या बना आपका सुपर मेश बना। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं केवीएल के मदद से, और इसमें केसीएल भी लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सुपर मेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ए सुपर मेश इज फॉर्म्ड when the branch containing a डिपेंडेंट, और ये जो करंट सोर्स है बाबू डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सुपर मेश इज फॉर्म्ड व्हेन द ब्रांच कंटेनिंग ए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट current source connected in common to 2 meshes। समझ गया, मतलब कैसे कनेक्ट रहेगा, 2 मेश के बीच में कनेक्ट रहेगा।
एंड और जो और उसके सीरीज में कोई एलिमेंट्स भी होगा एंड एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। and elements connected in series in series with it। ठीक है, और ये अब ये देखिए कि ये कंसेप्ट नेसेसरी क्यों है। अब बताइए, अगर हम बोलेंगे कि मेष 1 में इस तरह का अगर आप क्या लगाते हैं, अगर इस तरह के मेष 1 में आप KVL लगाते हैं तो बताइए 3 एम्पियर करंट सोर्स के अक्रॉस आपको वोल्टेज मालूम है? वोल्टेज तो अननोन रहता है। ठीक है, 3 एम्पियर अगर इस मेष 1 में केवल अगर हम आपको बोलें कि KVL लगाइए तो 3 एम्पियर करंट सोर्स का वोल्टेज तो आपको मालूम नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम लोग सुपर मेष बनाते हैं यहाँ पे और हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस अराइज होता है। जैसे कि आप लोग अगर दो नोड के बीच में या एक मेष में अगर सिंगल क्या है करंट सोर्स कनेक्ट है, तो उस करंट सोर्स में तो आप करंट का वैल्यू सिंपल जो करंट सोर्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है उतना लेते हैं। जैसे कि केस 1 में क्या रहेगा कि अगर व्हेन ए करंट सोर्स connected in one mesh, क्या रहेगा? अगर कोई करंट सोर्स कहाँ कनेक्ट है? एक मेश में कनेक्ट है, तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे कि देखिए, अगर कोई सर्किट यहाँ पर ही अगर देखें इस तरह का अगर कोई सर्किट रहेगा, जैसे कुछ वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है, यहाँ पर भी कुछ रेसिस्टेंस है और यहाँ पर भी कुछ रेसिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर एक करंट सोर्स लगा हुआ है और उसका वैल्यू दिया है 2 एम्पियर। तो जब हम लोग इसमें मेश एनालिसिस करेंगे तो मेश एनालिसिस जब लोग KVL इक्वेशन लिखेंगे तो I2 जब ये I2 रखे हो, आप अगर I2 माने हो तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? I2 बराबर हो जाएगा -2 एम्पियर। ठीक है, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं I2 इक्वल टू -2 एम्पियर। ठीक है, तो इसे समझ गए, ये केस 1 का है। क्या लिख सकते हैं? उस केस में हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली I2 इक्वल टू -2 एम्पियर। लेकिन केस 2 में क्या है? केस 2 में वही केस आ जाता है किसका? सुपर मेश का। तो हम लोग लिख सकते हैं सुपर मेश का क्या कंडीशन था? व्हेन ए करंट सोर्स is connected between two meshes, टू मेश के बीच में अगर क्या कनेक्ट हो जाए? करंट सोर्स कनेक्ट हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग यहाँ पे सुपर मेश का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम लोग उसमें KVL इक्वेशन लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोग लिखें KVL इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? अप्लाई KVL इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम लोग करंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं मेश 1 में, मेश 2 में और मेश 3 में। क्या लिखते हैं? अप्लाई KVL इन सुपर मेश। सुपर मेश कौन कौन हो गया? ये वाला डायरेक्शन सुपर मेश है, जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये क्या है? सुपर मेश है। ये जो आपको दिखाया हुआ है रेड कलर से, ये क्या है? रेड कलर वाला क्या है? सुपर मेश है। ठीक है, तो सुपर मेश में हम लोग KVL लगाते, तो यहां से स्टार्ट करिए, माइनस से प्लस अगर चलेगा तो क्या होगा? वोल्टेज राइज होगा, तो +6। फिर क्या होगा? यहाँ पे आया ये 2 ओम है, तो देखिए ये इधर से तो I1 करंट आ रहा है, इसमें करंट कितना मानते हैं बाबू? हम लोग I1 माने हैं ना। मेश 1 में करंट I1, मेश 2 में I2, तो I1 क्या होगा? -2 इंटू I1 और उसको अपोज कौन करंट करेगा? I2, तो I1 माइनस ऑफ I2। अब यहाँ पर देखिए
I3 में अगर आते हैं, यहाँ से तो हम लोग ऐसे टर्न हो गए, तो इधर से टर्न हो गए, तो माइनस क्या हो गया, इधर कौन सा करंट है, I3 के ये 4 ओम है, तो 4 लिखे सबसे पहले, तो I3, अब उसको अपोज कौन सा करंट किया, I2, तो I3 माइनस ऑफ I2, फिर यहाँ पे आ गए तो माइनस ऑफ 8I3, अब यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे पहुँच गए, है ना, इस तरह से यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने का मतलब ये इस डायरेक्शन से यहाँ पे पहुँच गए, इज इक्वल टू 0। सुपर मेश में हम लोग केवीएल इक्वेशन लगा दिए, तो केवीएल जब लगाए सुपर मेश में, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2I2 माइनस 4I3 माइनस माइनस प्लस 4I2 माइनस 8I3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस टू यहाँ पे देखिए माइनस 2I1 है ना, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I2 कितना हो गया, प्लस 2I2, तो उधर अगर गया तो माइनस 2I2 हो गया, प्लस 4 माइनस 2I2 माइनस प्लस 2I2, उधर गया तो माइनस 2 हो गया। अब यहाँ देखिए I3 कितना है, 2 है, तो माइनस 4 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 12, उधर गया, अगर बराबर की इस तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12I3 इज इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा, 6 बचेगा, 6। इसको इक्वेशन अगर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, I1 माइनस ऑफ I2 प्लस ऑफ 6I3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 जब कॉमन लिए तो 6 से कैंसिल भी होगा 3 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए जब हम बोले तो यहाँ पर एक आप ये बना लीजिए, देखिए इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से कितना आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से I2, किधर, इधर से I1 और इधर से I2। तो अगर हम लोग लिखना चाहते हैं यहाँ पे इसमें कौन कौन सा करंट है, जो 3 एम्पियर का सोर्स है, तो 3 एम्पियर के डायरेक्शन में कौन सा करंट आ रहा है, फ्लो रहा है बाबू, I1, फिर उसका अपोजिट कौन सा है, I3। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो सर्किट डायग्राम में देखिए I1 मतलब कि करंट सोर्स भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो I1 उसको अपोज कौन किया, I3 माइनस I3 इज इक्वल टू ये कितना है, करंट है 3, तो ये हो गया 3 एम्पियर। तो यहाँ पे I1 और I3 यहाँ पे रिलेशन मिल गया, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 प्लस ऑफ I3, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेने से अब बताइए इसके अब किस में लगाएंगे, एक तो और चाहिए, एक I1 I3 में इक्वेशन है, मतलब कि मुझे 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन भी चाहिए मुझे इसे सॉल्व करने के लिए, तो मुझे एक केवीएल इक्वेशन और लिखना पड़ेगा। अब बताइए कहाँ से लिखेंगे, केवल I3 में हम लोग केवीएल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 एम्पियर का जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि अननोन रहता है। तो मुझे केवीएल इक्वेशन फिर से लिख सकते हैं हम लोग किसमें, मेश 2 में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मेश 2 में केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। मेश 2 में केवीएल इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब कितना करंट हो रहा है, इधर से फ्लो I2 करंट, तो क्या हो गया, पहले लिख लेते हैं अप्लाई केवीएल इन मेश 2। क्या हो गया, ये I2 यहाँ पे कितना माइनस 2I2, अब यहाँ पर देखिए माइनस 4, अब इसमें कौन कौन सा करंट है, इधर से तो हम चल रहे हैं, तो I2 को कौन अपोज किया, I3, तो I2 माइनस I3 हो गया। देखिए ना, हम लोग तो करंट के जो मेश में करंट का डायरेक्शन शो करते हैं उसी के डायरेक्शन में चलते हैं, और हम लोग करंट का ज़्यादा वैल्यू मानते हैं जिस डायरेक्शन में लोग चलते हैं। तो I2 को कौन अपोज किया, I3, तो I2 माइनस I3। अब यहाँ से फिर I2 और उसको अपोज कौन करेगा, I1, तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 I2 माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सही से अगर हम लोग लिखेंगे
सिंप्लीफाई करते हैं तो -2i2 -4i2 माइनस माइनस प्लस 4i3 और -2i2 माइनस माइनस प्लस 2i1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए 2i1 तो -2i2 -4i2 -6i2 और ये -2i2 -8i2 -8i2 4 2 6 2 8 और ये क्या है +4i3 इज इक्वल टू 0। सारा हो गया। क्या है इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए कि 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे, जब 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा i1 माइनस ऑफ i2 प्लस ऑफ i3 अगर 2 कॉमन लेंगे तो 4i2 बचेगा और यहाँ पे 2i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए। अब इक्वेशन 1 2 3 तीनों अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो मुझे i1 i2 i3 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इसको हम सॉल्व करना, इसको हम लोग चाहते हैं सॉल्व करना तो करते हैं सॉल्व। देखिए अब हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, i1 का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, क्या होगा 3 प्लस ऑफ i3 माइनस ऑफ i2 प्लस ऑफ 6i3 इजकल टू 3। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9i3 माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा 0। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब यहाँ पे i1 का वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दीजिए। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो i1 का वैल्यू i3 में पुट करिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस ऑफ i3 माइनस ऑफ 4i2 प्लस ऑफ 2i3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस i3 कितना हो गया 3i3, तो ये हो गया 3i3 माइनस ऑफ 4i2 इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 5। ठीक है, अब इक्वेशन 4 और 5 को जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 से क्या होगा, -9i3 माइनस 9i2 है, तो लिखिए 9i3 माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो गया 9i3 माइनस ऑफ 36i2 इज इक्वल टू, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -12 ना, -12 होगा, ये क्या होगा -12, 4 3 12 -12i2 इज इक्वल टू, और 3 3 9 -9, सॉल्व करिए, माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस 12i2 माइनस i2 कितना होगा 11i2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो i2 बराबर कितना आ गया 9/11 एम्पियर। ठीक है, i2 का जब वैल्यू आपका आ गया तो i3 का भी वैल्यू आ जाएगा, i3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू i3 इज इक्वल टू हो गया 9/11 एम्पियर, तो 9 9 कैंसिल, आपका i3 का वैल्यू आपका आ गया 1/11 एम्पियर।
ठीक है। अब I2 और I3 का वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस ऑफ I3, 3 प्लस ऑफ 1/11 मीन्स 34/11 एम्पियर, ये I1 का वैल्यू आ गया। तो ठीक है, तो जब मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, एक चीज और पता चल रहा है कि केवीएल कब लगाते हैं, जब मुझे मेश करंट का वैल्यू मुझे मालूम करना है तब केवीएल लगाते हैं, और केसीएल कब लगाते हैं, जब मुझे नोड का वोल्टेज मालूम करना रहता है तब हम लोग केसीएल लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग एक नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके ये पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि केसीएल और केवीएल कब लगाते हैं। केवीएल कब लगाते हैं, जब मुझे मेश करंट का वैल्यू मुझे मालूम करना है तो हम लोग आसानी से केवीएल लगाते हैं, तो जल्दी हम लोग को निकल जाता है। और जब क्या लगाएंगे, नोड एनालिसिस कब लगाएंगे, मतलब केसीएल कब लगाएंगे, जब मुझे नोड का वोल्टेज निकालना रहेगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, कुछ नोट करके लिख देते हैं, लिखवा देता हूं आप लोग को नोट करके। पहला बात तो और भी एक कुछ बात है, लिख लीजिए पहले कि हम लोग नोड कहाँ लगाते हैं और केसीएल कहाँ लगाते हैं और केवीएल कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले मेश मेथड इज जनरली हम लोग बोल रहे हैं ज्यादातर, जनरली यूज्ड फॉर सर्किट्स हैविंग मेनी सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट्स। क्या रहता है, बहुत सारा एलिमेंट्स अगर सीरीज में कनेक्ट है, सर्किट्स हैविंग मेनी सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट्स, वोल्टेज सोर्स और सुपर मेश। और नोड एनालिसिस की देख कहाँ लगाते हैं, ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड में कब, नोड एनालिसिस इज मोर सुटेबल फॉर सर्किट्स हैविंग, जो भी सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट रहेगा क्या चीज में है, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो मोर सुटेबल फॉर सर्किट्स हैविंग मेनी पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट्स, करंट सोर्स और सुपर नोड। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए सुपर नोड के केस में क्या लगा, केसीएल, सुपर मेश के केस में केवीएल। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे थे वहां पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था सुपर नोड के केस में क्या लगाए थे हम लोग, केसीएल लगाए थे। ठीक है, या थर्ड नंबर आप लोग लिख लीजिए। अब रिक्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। इफ node voltages are required then nodal analysis is used। ठीक है, अब मेश एनालिसिस कब लगाएंगे, जब इफ ब्रांच या इफ ब्रांच या मेश करंट mesh currents
are required, loop analysis is used. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर कोई सर्किट में सर्किट एलिमेंट्स अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो वहाँ पे नोड एनालिसिस लगाते हैं, या तो कोई सर्किट में अगर सर्किट एलिमेंट्स बहुत सारा सर्किट एलिमेंट्स अगर सीरीज में कनेक्ट है तो वहाँ पे केवीएल मतलब कि मेश एनालिसिस लगाते हैं। अगर आपको अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, अगर आपको नोड वोल्टेज मांग रहा है तो आप लोग वहाँ पे क्या नोड एनालिसिस लगा दीजिए, अगर आपको मेश करंट मांग रहा है तो आप लोग क्या लगा दीजिए, आप लोग केवीएल लगा दीजिए, मतलब कि लूप एनालिसिस लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आप लोग के लिए क्या है। हाँ देखिए, सुपर मेश और सुपर नोड के कंसेप्ट समझने के लिए ये एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये आई का वैल्यू आपको निकालना है इन नेटवर्क जोन। ये जो आपको नेटवर्क है इसमें आई का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, ये क्या सुपर नोड का फॉर्मेशन है कहीं, बोले पहले तो देखिए यहाँ पे कितना नोड है, एक नोड यहाँ है, देखें एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये हो गया, और एक नोड यहाँ पर भी तो बोल सकते हैं, और एक नोड ये। तो यहाँ पे रेफरेंस नोड कौन हो गया, रेफरेंस नोड ये, मतलब कि एक नोड, 2 नोड, 3 नोड और ये 4 नोड। तो देखिए 4 नोड और एक यहाँ पे 5 नोड, तो ये जो 5वां नंबर नोड है उसको मान लीजिए रेफरेंस नोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सुपर नोड का केस कब आता है, जब दो नन रेफरेंस नोड का, मतलब कि रेफरेंस नोड तो 5 माने हैं, तो जो जब नन रेफरेंस नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो उसको हम लोग सुपर नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोड 2 और नोड 4 के बीच में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो नोड 2 और नोड 4 क्या हो गया, सुपर नोड का फॉर्म कर लिया, बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, सबसे पहले तो मुझे तो इस सर्किट को अगर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए ये क्या लगा हुआ है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है ना, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। और ये वी आर कहाँ से लिया है, ये देखिए वी आर जो है 2 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस जितना वोल्टेज है वो वी आर है। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 वोल्ट का सोर्स है उसके क्रॉस करंट तो मुझे मालूम नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जब मुझे मालूम नहीं है तो कितना होगा ये देखते हैं। देखिए अगर करंट क्या है, सबसे पहले इसमें हम लोग मेश केवीएल लगाते हैं, तो इस लूप में जब हम लोग केवीएल लगाते हैं क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इनमें। अब इस मेश में अगर केवीएल लगाते हैं तो देखिए माइनस से प्लस वोल्टेज राइज 3VR, फिर यहाँ पर देखिए 5 इंटू क्या हो गया, 5 इंटू आई क्या है, रेसिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो -5 इंटू आई। अब यहाँ पे देखिए नीचे जाइए तो ये प्लस माइनस क्या है, VR है। सबसे पहले तो ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो मीन्स -4। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, VR है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, -VR इज इक्वल टू 0। तो 3VR माइनस VR क्या हो गया, 2VR माइनस ऑफ 5I इज इक्वल टू इधर गया 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए अब मुझे ये VR का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, VR का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे ये देखते हैं। अब सोचिए कि ये जो 2 ओम का रेसिस्टेंस है इसके क्रॉस करंट कितना आएगा, तो देखिए इधर से करंट तो आपका कितना जा रहा है, आई करंट यहाँ पे आया नोड 2 पे, नोड 2 पे आई करंट आने के बाद देखिए 2 एम्पियर करंट इधर से इधर भाग रहा है, तो इधर करंट कितना आएगा, इधर करंट कितना आएगा, I माइनस ऑफ 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे I1 ही मान लेते तो I1 इक्वल टू कितना हो जाता, I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो जाता, तो फाइनली I1 इक्वल टू क्या हो जाता, I माइनस ऑफ 2, मतलब कि इधर कितना करंट आ रहा है, I माइनस ऑफ 2, तो I माइनस ऑफ 2 आ रहा है, तो VR का वैल्यू हम लोग कितने लिख सकते हैं, VR का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू I माइनस ऑफ
2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब वी आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखिएगा कि 2 इंटू वी आर है, तो 2 इंटू वी आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 2 इंटू आई माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5i इजकल टू 4, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4i माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 5i इजकल टू 4, तो 4i माइनस ऑफ 5i क्या हो गया माइनस ऑफ i माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, तो माइनस ऑफ i इजकल टू कितना हो गया 4 प्लस ऑफ 8 क्या हो गया 12, तो i इजकल टू कितना हो जाएगा -12 एम्पियर। ठीक है, यही आपका आंसर है। i का वैल्यू पूछ रहा था, i का वैल्यू आपका आ गया -12 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, वो होगा आपका सुपर मेश पे आधारित। यहाँ पे तो सुपर नोड का फॉर्मेशन था, अब देखिए सुपर मेश के पे। हाँ देखिए अब सुपर मेश आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कितना मेश है 3 मेश है। मेश 1 मान लेते हैं हम लोग, करंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, मेश 1 का करंट I1 इधर फ्लो हो रहा है, मेश 2 का करंट का डायरेक्शन ऐसे शो कर दिए, और मेश 3 का कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या सुपर मेश है, यहाँ पे सुपर मेश का क्या कंडीशन था, जब दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं सुपर मेश। तो सुपर मेश का फॉर्मेशन कैसे करेगा, देखिए मेश 2 और मेश 3 के बीच में क्या है एक कॉमन करंट सोर्स है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया एक सुपर मेश का फॉर्मेशन हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मेश 2 में केवीएल इक्वेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि 2 एम्पियर के करंट सोर्स के एक्रॉस आपको वोल्टेज मालूम नहीं है, तो आप लोग केवीएल इक्वेशन नहीं लिख सकते। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं सुपर मेश का फॉर्मेशन हो गया आपका, ये हरा कलर से सुपर मेश को शो कर देता हूँ, ये आपका क्या हुआ, ये आपको सुपर मेश का फॉर्मेशन बना लिया है ना, ये आपका क्या हो गया, ये सुपर मेश हो गया, ये सुपर मेश हो गया, क्या हो गया ये सुपर मेश हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, सुपर मेश को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें आप लोग सोचिए कि कौन कौन सा मेश में हम लोग केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तो मेश 1 में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है, और किस में लिख सकते हैं, और किस में लिख सकते हैं सुपर मेश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल एट मेश 1। मेश 1 में केवीएल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो गया, माइनस प्लस वोल्टेज राइज होगा, तो 50 माइनस ऑफ ये 10 ओम है तो -10 इंटू ये क्या हो गया I1 माइनस ऑफ I2, I1 माइनस ऑफ I2, फिर इधर क्या हो गया माइनस ऑफ 5 I1 माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सही से लिखेंगे तो 50 माइनस ऑफ 10 I1 माइनस माइनस प्लस 10 I2 माइनस 5 I1 माइनस माइनस प्लस 5 I3 इज इक्वल टू 0। तो 50 क्या हो जाएगा, ये 10 I1 माइनस 5 I1 मीन्स माइनस 15 I1 प्लस 10 I2 अब यहाँ पे I3 कौन कौन है, चलिए क्या I3 है, तो प्लस 5 I3 प्लस 50 इज इक्वल टू 0। हाँ चलिए ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया -3I1 प्लस ऑफ 2I2 प्लस ऑफ I3 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग सही से लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे, 3 को उधर लेके चले गए तो 3I1 माइनस ऑफ 2I2 माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब केवीएल किस में लिखेंगे, सुपर मेश में, तो क्या लिखेगा, अप्लाई केवीएल इन सुपर मेश।
सुपर मेश में केवीएल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो करिए यहाँ से। क्या हो गया, 2 मीन्स वोल्टेज ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस से, तो -2 इंटू I2, फिर आ गया यहाँ पे तो -1 इंटू I3, तो -I3, अब यहाँ पे क्या है 5, तो -5 इंटू क्या हो जाएगा I3 माइनस ऑफ I1, फिर क्या हो गया यहाँ गए तो -10 इंटू I2 माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, -2I2 माइनस I3 माइनस ऑफ 5I3 माइनस माइनस प्लस 5I1 माइनस ऑफ 10I2 माइनस माइनस प्लस 10I2 1 इज इक्वल टू 0। -2I2 माइनस I3 माइनस 5I3 माइनस माइनस प्लस 5I1 माइनस 10I2 माइनस माइनस प्लस 10I1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -2I2 माइनस 10I2 कितना हो गया, -2 माइनस 12, ये हो गया -12I2 माइनस I3 माइनस 5I3 माइनस 6I3 प्लस 5I1 प्लस 10I1 क्या हो गया प्लस 15I1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सही से लिखेंगे कुछ कॉमन निकलने वाला है, हाँ 3 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा अगर 3 कॉमन निकाल लिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5I1 माइनस ऑफ 4I2 माइनस ऑफ 2I3 इज इक्वल टू 0/3 अगर करेंगे तो इतना ही होगा ना। क्या यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, 3 कॉमन ले लिए तो 5 या 15 5, यहाँ पे क्या होगा 4 या 12 -4, और यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 3 मीन्स -2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब एक चीज और, यहाँ पे देखिए करंट सोर्स में देखिए 2 एम्पियर का करंट सोर्स इधर से इधर फ्लो हो रही है, मतलब इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो I2 का डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे I2 माइनस I3 बराबर कितना लिख सकते हैं 2 एम्पियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और भी लिख सकते हैं I2, देखिए ना फिगर से सर्किट डायग्राम से हम लोग कितना लिख सकते हैं, I2 के डायरेक्शन में ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो I2 उसको अपोज कौन किया I3, तो I2 माइनस I3 बराबर किए क्या होगा 2 एम्पियर, क्योंकि इस ब्रांच में कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, ठीक है। तो I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, तो I2 माइनस I3 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम लोग आसानी से I1 I2 I3 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे I2 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ I3। अब ये I2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, उसके बाद दोनों आ जाएगा I1 और I3 के टर्म में, I1 और I3 के टर्म में, उसके बाद फिर हम लोग I1 I3 का वैल्यू निकाल लेंगे। I1 I3 का वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पे I3 का वैल्यू पुट कर देंगे, I2 का भी वैल्यू निकल गया, तो सारा मेश करंट का वैल्यू मुझे निकल गया। तो ये भी पता चल गया, ये मतलब अब पूरा हम लोग को पता चल जाएगा सारा मेश करंट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है। इक्वेशन 1 क्या है, तो हम लोग लिखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या है 3I1, तो फ्रॉम इक्वेशन लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कितना लिखाएगा 3I1 माइनस 2 इंटू I2 का वैल्यू कितना 2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए I1 माइनस 4 माइनस 2I3 माइनस I3
मतलब 3i1 माइनस 4 माइनस 2i3 माइनस ऑफ i3 इज इक्वल टू 10। तो अब देखिए 3i1 माइनस 2i3 माइनस 3i3 कितना हो गया, माइनस 3i3 माइनस, अब ये कितना हो गया 10 और इधर गया तो प्लस 4 मतलब 14। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको अगर सही से लिखना चाहते हैं तो i1 माइनस i3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 बाई, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग मान लीजिए पहले, इक्वेशन फर्स्ट नहीं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सॉल्व करिए। तो इक्वेशन 2 में i2 का वैल्यू पुट करिए, तो आप लोग लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 12 i2 का वैल्यू कितना 2 प्लस ऑफ i3 माइनस 6i3 प्लस 15i1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 24 माइनस 12i3 माइनस 6i3 प्लस ऑफ 15i1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 माइनस 18i3 और ये 15i1 पहले है, 15i1 पहले लिखिए, 15i1 माइनस 18i3 और इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इसको अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो गया 5i1 माइनस ऑफ 6i3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 8। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इक्वेशन 4 और 5 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15i1, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं i1 के कोएफिशिएंट से 5 से, तो 5 या 15 माइनस ऑफ 15i3 इज इक्वल टू क्या हो गया 14×5 = 70। फिर यह हो गया 5 या 15 i1 माइनस, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 5, 5 या 15 6×5 = 30 30i3 6×5 = 18, ये 18 होगा ना, क्योंकि 3 से ये क्या है इसका कोएफिशिएंट कितना 3 है, तो 3 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 × 18 माइनस 18i3 इक्वल टू 24। अगर ये रहने देते तो सिंपल ऐसे सॉल्व हो जाता। ये हम लोग यहाँ पे अगर कॉमन नहीं लेते, अब देखिए यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस प्लस कितना ये हो गया 3i3 प्लस 3i3 इज इक्वल टू 70 माइनस 4 कितना हो गया 6 में से 2 की 4 है ना। ये i3 का वैल्यू आप लोग को आ गया, i3 का वैल्यू आ गया 46/3 एम्पियर, 46/3 एम्पियर। i1 का वैल्यू, ये 46/3 को हम लोग लिख सकते हैं 15.33 एम्पियर। i2 का वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस ऑफ i3 मीन्स 17.33 एम्पियर। i1 का वैल्यू आप लोग क्या कहाँ रख लीजिए, i1 का वैल्यू इक्वेशन 4 में रख लीजिए, मतलब i3 का वैल्यू इक्वेशन 4 में रख लीजिए, i1 का वैल्यू आ जाएगा। अब इक्वेशन 4 में रखिएगा तो i1 का वैल्यू आएगा आप लोगों को 14/3, मतलब कि 14/3 आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा 4.67 एम्पियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।